गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे शून्य आधारित बजटन का, जीरो बेस बजटिंग। बजट बनाते हैं तो उसके अलग अलग पार्ट्स टाइप्स होते हैं बजट के। शून्य आधारित बजट जो होता है वो इस चीज़ के ऊपर बेस होता है कि पीछे की जो भी आपकी कैलकुलेशन है या पीछे के जो प्रावधान है उसको आप क्या मान के चलते हैं? शून्य मान के चलते हैं। आप इस साल के लिए एक नए आधार पर आप उसका क्या करेंगे? प्रावधान करेंगे। यानी शून्य आधारित बजटन को ठीक ठीक शब्दों में अगर परिभाषित करना चाहें हम, तो एक पर्टिकुलर परिभाषा देना तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन वस्तुतः ये एक वो धारणा है जो नियोजन, बजटन या पुनरीक्षण को परस्पर जोड़ती है। यह बजट तैयार करने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आगामी बजट अवधि हेतु संसाधनों का वितरण करते समय, क्योंकि बजट में हम क्या करते हैं, आने वाले टाइम के लिए संसाधनों का वितरण करते हैं, किस चीज़ पे कितना एक्सपेंसेस करना है, किसी से क्या इनकम होगी। तो जो वितरण करते हैं, हम संसाधनों का आवंटन करते हैं, उसमें जो व्यय है उसको प्रत्येक उसके हेड के लिए, शीर्षक के लिए, उसके औचित्य के बारे में के लिए करना है या नहीं करना है, एक नए सिरे से विचार किया जाता है। भले ही वो व्यय पीछे से चला आ रहा है, चाहे पीछे 10 साल से चल रहा है, 50 साल से चल रहा है, लेकिन हम उस साल के लिए उसके लिए नया प्रावधान करते हैं। हम ये नहीं देखते उसके अंदर कि पीछे वाले साल में ये कितना था तो अब की बार ये करना है, यानी उसके औचित्य के बारे में उसको करना है या नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक नए सिरे से उसका विश्लेषण करते हैं। यानी प्रत्येक गतिविधि को श्रेणीबद्ध करके उसकी प्राथमिकता फाइनल करके उसके हिसाब से हम उसको बनाते हैं। तो ये आपका कहलाता है शून्य आधारित बजट। क्यों? क्योंकि हमने इसके पीछे के साथ कोई लिंक नहीं देखा, हमने इस साल के लिए इसके औचित्य के बारे में जीरो से शुरुआत की है, इसलिए इसका नाम पड़ गया शून्य आधारित बजट। तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। यहाँ कुछ आपको इसके बारे में बताया गया है। जीरो बेस बजटिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड बाई ईच मैनेजर्स टू, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो है एस्टिस प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर हिज फंक्शन, यानी वो अपने नए निर्धारित करेगा अपने कार्य के लिए जो उसके उद्देश्य हैं। डिफाइन अल्टरनेटिव वेज ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, उसके अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं उसको प्राप्त करने के, यानी नए सिरे से फाइनल किए जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको कैसे प्राप्त किया जाएगा। सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव सो एज द अचीव दिज ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रेक दैट अल्टरनेटिव्स इनटू incremental level of efforts, cost and benefits of each levels and describe the consequence of disapproval। अगर कुछ है हमें उसको अप्रूव नहीं करना है, उसके बारे में कोई उसका औचित्य साबित नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं कि उसको यूज़ करना है या इसको बंद करना है, या इसका औचित्य वर्तमान में है या नहीं, इसको चालू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जीरो बेस बजटिंग इज ए मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेज मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड, यानी हर पीरियड के लिए आप नए सिरे से जो एक्सपेंस है उसका फाइनल करेंगे। जीरो बेस बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो बेस, यानी पीछे के आंकड़ों से इसका कोई लेना नहीं, हम जीरो से इसकी शुरुआत करते हैं। एंड एवरी फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एनालाइज्ड फॉर इट्स नीड एंड कॉस्ट, यानी जो भी नए कार्य हैं उसकी आवश्यकता है या नहीं, उनका औचित्य है या नहीं, उसकी लागत क्या रहेगी, ये जीरो से फाइनल किए जाते हैं। बजट्स आर देन बिल्ट अराउंड व्हाट इज नीडेड फॉर अपकमिंग पीरियड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द बजट इज़ हायर और लोअर देन प्रीवियस वन। यानी जब हम हर चीज़ का औचित्य अलग से फाइनल करते हैं तो हो सकता है आपका जो बजट बना रहे हैं वो पीछे वाले साल की तुलना में उससे हायर बने या उससे लोअर बने, तो ये इसमें होता है। हम कहाँ से सोचते हैं इसका हर चीज़ का फाइनल क्या करेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे इसकी। जीरो बेस बजटिंग को शॉर्ट में लिखा गया है ZBB। जीरो बेस बजटिंग इज ए टेक्निक विच कॉम्प्लीमेंट एंड लिंक्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्लानिंग, बजटिंग एंड रिव्यू प्रोसेस। इट्स identifies alternative and efficient methods of utilizing limited resources in the effective attainment of selected benefits। ये आपको ZBB के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं। यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ZBB का, जीरो बेस बजटिंग का, वो है रीसेट द क्लॉक ईच ईयर। यानी रीसेट द क्लॉक ईच ईयर का मतलब है कि हर साल की शुरुआत में आप अपनी घड़ी को वापस से जीरो पे सेट करते हैं। घड़ी का टाइम जब हम साल बदलते हैं टाइम दोबारा सेट करते हैं, तो इसी तरह जीरो बेस बजट के अंदर आपको हर साल जब आप नया बजट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, क्लॉक को रीसेट करते हैं। जीरो बेस बजटिंग implies दैट मैनेजर्स नीड टू बिल्ड ए बजट फ्रॉम द ग्राउंड अप स्टार्टिंग टू जीरो। पर्पज ऑफ जीरो बेस बजटिंग इज टू री-evaluate द and re-examine all program and expenditure for each budgeting cycle by analyzing workload and efficiency measures to determine
प्रायोरिटीज़ और अल्टरनेटिव लेवल्स ऑफ फंडिंग फॉर ईच प्रोग्राम ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी ये किस पे फोकस करता है, हर साल ये री एग्जामिन करेगा री इवेल्युएट करेगा किसको, कि जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं उसको उस टाइम पीरियड के दौरान करने की आवश्यकता है या नहीं है। थ्रू दिस सिस्टम ईच प्रोग्राम इज जस्टिफाइड इन इट्स एंटायरिटी ईच टाइम एंड न्यू बजट इज़ डेवलप्ड। ये यहाँ पे आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया एक ट्रेडिशनल बजट कैसे बनता है और फिर इसकी तुलना आपकी की गई है जीरो बेस बजटिंग के साथ में। तो जो ट्रेडिशनल बजट होता है उसके अंदर मोस्टली जो लेके चलते हैं वो आपका लास्ट ईयर बजट को आप साथ में लेके चलते हैं, जबकि जो आपका ट्रेडिशनल जीरो बेस बजटिंग है इसके अंदर आपको पीछे वाले साल से कोई लेना देना नहीं होता है। आप ये देखते हैं कि उन चीज़ों का औचित्य है या नहीं है, उनकी आवश्यकता है या नहीं है, क्या इस साल में उनको घटाना है, क्या उनको बढ़ाना है, उसके आधार पर आप उसके लिए अमाउंट फाइनल करते हैं। यहाँ कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया गया आपको जीरो बेस बजटिंग के बारे में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सर्वप्रथम इसने कैसे कहाँ इनको प्रयोग किया गया, ये इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से संबंधित बातें कई बार आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में ये पूछ लिया जाता है। तो जो पीटर पायर हैं उनको इसका जनक माना जाता है, जीरो बेस बजटिंग टेक्निक्स जो हैं उनका जनक पीटर पायर को माना जाता है। हालांकि जिम कार्टर जो थे उन्होंने इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, इम्प्लीमेंटेशन करके देखा था, लेकिन जो फादर कहा जाता है वो इसको पीटर पायर को कहा जाता है। यहाँ कुछ इसके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया गया जहाँ इनको यूज़ किया गया था। पब्लिक सेक्टर सर्वप्रथम इसको एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसको यूज़ करके देखा गया था। भारत के संबंध में यहाँ पे आपको जीरो बेस बजटिंग के बारे में बताया गया। इन इंडिया जीरो बेस बजटिंग वाज इम्प्लीमेंटेड सिंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द ईयर 1983। तो ये लगभग कुछ किताबों में आपको 1986 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये पूर्ण तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था, अलग अलग फील्ड्स के लिए इसको यूज़ करके देखा गया था। इट वाज एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986। जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम, तो उन्होंने इस जीरो बेस बजट को इम्प्लीमेंट किया था डिफेंस सेक्टर के लिए। ZBB वाज लेटर एम्फसाइज्ड बाय 7th 5-year प्लान। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट रीनेम्ड एंड यूज अ डेवलपमेंट बेस बजट। तो ये आपको कुछ बातें, तथ्यात्मक बातें हैं जो आपको याद करनी है कि ये कब लागू किया गया था और कब इसको चलाया गया था। इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको यहाँ और दी गई हैं भारत के संबंध में, ये आप साथ साथ में नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं जो आपको जीरो बेस बजटिंग के लिए काम में लिया जाता है। मेन फंक्शन आपको क्या रखना होता है इसके अंदर की जो भी आप शुरुआत कर रहे हैं वो जीरो से करते हैं। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है आपका उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे आप, फिर आप उसका एनालिसिस करेंगे कि उस डिसीजन की आवश्यकता है या नहीं है, उसके लिए पैकेज कितना बनाना है हमें। फिर आप उसको वापस इवेल्युएट करके देखेंगे और उसकी रैंकिंग फाइनल करेंगे, यानी आपको प्रायोरिटी देनी होती है कि आपको पहले कहाँ पर एक्सपेंसेस करना है। फिर आप उसके लिए बजट प्रिपेयर करेंगे और उसकी अप्रूवल देंगे। तो ये इसके स्टेप्स बताए गए हैं। यहाँ एक टेबल में आपको ट्रेडिशनल बजट और जो जीरो बेस बजटिंग है इन दोनों में डिफरेंसेस बताए गए। तो डिफरेंसेस जो मेन है इसके अंदर वो यही होता है कि ये जो जीरो बेस बजट है ये सिर्फ करंट ईयर की आवश्यकता के ऊपर फोकस करता है, जबकि ट्रेडिशनल बजट होता है वो पीछे के साल के साथ तुलनात्मक रूप से चलता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे नरेगा का बजट है तो वो चला आ रहा है, क्यों चला रहा है, क्योंकि लास्ट साल इतना बजट दिया गया था तो अब की बार इतना तो हमें देना ही पड़ेगा। तो ये दोनों के मेजर डिफरेंसेस आपको यहाँ बताए गए हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ जीरो बेस बजटिंग की। तो इसकी पहली जो एडवांटेज है आपकी वो है आउट ऑफ डेट एंड एफिशिएंट एंड ऑपरेशन आर आइडेंटिफाइड, अलाउ मैनेजर्स टू क्विक रेस्पॉन्ड टू चैनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट्स प्रमोट क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग एटीट्यूड्स। ये नहीं है कि पीछे से आपका चला आ रहा है तो अभी भी चल रहा है, एक जिसको बोलते हैं परिपाटी, ये आपको एक चैलेंजिंग एटीट्यूड प्रदान करता है। आप हर साल इसके लिए नई प्लानिंग करते हैं, उसके नए औचित्य के बारे में देखते हैं। तो ये सारे आपको एडवांटेज बताए गए हैं, ये आप नोट कर लें। और फिर हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। तो सबसे बड़ी जो इसकी लिमिटेशन है वो है इससे पेपर वर्क बढ़ता है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। जब आप हर प्लानिंग के लिए नए साल में उसके बारे में सोचते हैं, जीरो से उसकी प्लानिंग करते हैं, तो इसके लिए आपको एक बड़ा थिंक टैंक चाहिए, उसके द्वारा ही इसको कर सकते हैं। फिर एक रैंकिंग देनी, प्रायोरिटी फाइनल करना, ये एक थिंक टैंक का काम होता है जो इतना आसान नहीं होता है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।